भाभी, कितना धीरे धीरे काम करती हो तुम। ये क्या बहू, आज फिर लेट हो गई। आज फिर से खाना बनाने में लेट कर दोगी। किस्मत ही खराब है हमारी। खाना भी समय पर नहीं मिलता हम लोगों को। रचना, थोड़ा समय का ध्यान रखा करो। इस समय सबको भूख लगाती है। कम से कम समय पर उठ तो जाया करो। पति संदीप ने भी अपनी तरफ से सलाह दे दी। इसे क्या परवाह है हमारी। नाम है बस कमाने का। आराम से घूमने फिरने चली जाती है। ये तो ससुराल अच्छा मिल गया। कहीं ऐसी वैसी जगह शादी होती ना, तब पता चलता इसको। तभी संदीप ने कहा, माँ, क्या बेवजह की बातें करती रहती हो। हाँ, तू तो तेरी पत्नी का ही सपोर्ट करेगा। दामिनी जी अपनी बहू को सुना ही जा रही थी, लेकिन रचना ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बैग रखा, कपड़े चेंज किए और चुपचाप रसोई में घुस गई। फटाफट अपने हाथ चलाने लगी। भूख तो उसे भी जोरों से लग रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भूख घर में बैठे लोगों को लग रही थी। फटाफट दाल चावल रोटी और सब्जी बनाई और सभी को परोसी। सबको खाना खिलाकर खुद ने खाया। फिर बर्तन साफ कर सुबह के लिए सब्जी साफ करने लगी। ननद नेहा रसोई में आई और बोली, क्या कर रही हो तुम। तभी रचना ने कहा, दीदी, सब्जी साफ कर रही हूँ। सुबह इतना वक्त नहीं मिलता। भाभी, कितना धीरे धीरे काम करती हो तुम। मेरी माँ तो अपने वक्त में फटाफट काम कर लिया करती थी। करती होगी तुम्हारी माँ, पर मुझसे तो नहीं होता। एक बार तो मुंह में आया कि बोल ही दूं, लेकिन फिर से मन में ही रह गया, क्योंकि उनकी ननद ननद कम और सास ज्यादा थी। और रचना बेचारी दो दो सास को कैसे झेलती, इसलिए चुप ही रह जाती। और वैसे भी नेहा से बात करना उसने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि नेहा के बोलने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। वह हर वक्त अपनी भाभी को नीचा दिखाती रहती थी। रचना के ससुराल में उसकी सास दामिनी जी, ससुर राम प्रताप जी, पति संदीप, एक कुंवारी ननद नेहा और खुद रचना, कुल मिलाकर 5 लोग थे। शादी को लगभग 2 साल होने को आए, लेकिन सब लोग रचना के ऊपर अपना काम डालकर बेफिक्र हो जाते। ससुर अक्सर बीमार रहते थे, इस कारण से कुछ कमाते नहीं थे। संदीप जरूर घर के काम में कुछ थोड़ी बहुत मदद करा देते थे। उन्होंने अभी तक कोई बच्चा नहीं किया था, क्योंकि संदीप का कहना था कि नेहा की शादी के बाद ही बच्चे के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि पूरा भार संदीप और रचना पर ही था। रचना की जॉब भी उतनी ही जरूरी थी कि जितनी संदीप की। ननद नेहा के लिए रिश्ता देखा जा रहा था, लेकिन हर रिश्ते में दोनों माँ बेटी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती थी। जबकि खुद नेहा भी बीए पास ही थी। कोई हुनर भी नहीं था, बस दिखने में सुंदर थी और इसी बात का घमंड लेकर बैठी हुई थी। रचना भी काफी परेशान हो चुकी थी, पर कुछ कह भी नहीं सकती थी। रचना कमरे में सोने आई तो संदीप जग रहा था और लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी रचना ने संदीप से कहा कि संदीप, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। संदीप ने कहा, कहो, क्या कहना है। संदीप, हम अपना परिवार कब आगे बढ़ाएंगे। देखो रचना, इस बारे में मैं तुमसे कई बार बात कर चुका हूँ। बस जैसे ही मेरी बहन की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों अपना परिवार आगे बढ़ा लेंगे। तुम भी तो जानती हो कि पापा की क्या स्थिति है। संदीप, मैं नेहा की शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि उसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। मम्मी जी भी उसके साथ गलती निकालने में बराबर खड़ी हो जाती हैं। कोशिश कर तो रहा हूँ, अब बात नहीं बन रही तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो कोशिश तो सिर्फ तुम्हारी तरफ से ही होती है ना। नेहा और मम्मी जी की तरफ से तो कुछ नहीं होता है ना। उन्हें तो हर बार मना ही करना होता है। इतने में ही दामिनी जी ने दरवाजा खटखटाया। रचना ने जाकर दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा, संदीप, तेरे मौसा जी और मौसी जी आए हैं। संदीप ने कहा, इस समय। हाँ, किसी शादी में पास में ही आए थे तो यहाँ पर भी आ गई। और हाँ रचना, तुम फटाफट से तुम्हारे मौसा जी के लिए चाय लेकर आओ। कहकर दामिनी जी चली गई और रचना भी तुरंत रसोई में चली गई और संदीप भी हॉल में अपने मौसी और मौसा जी के पास आ गए। रचना चाय लेकर आई तो मौसी जी ने कहा, अरे रचना, तुम खुशखबरी कब दे रही हो। तेरे साथ वालियों के तो सबके बच्चे भी हो गए। रचना कुछ कह पाती उससे पहले ही दामिनी जी ने कहा, माँ बन जाएगी तो शौक पूरे कहाँ से होंगे। अब तो कमाने के नाम पर शौक पूरे करने के लिए निकल जाती है। यह सब सुनकर रचना की आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत संदीप की तरफ देखा और सोचा कि इसमें भी मेरी क्या गलती है। एक पल को तो उसे लगा कि अगर आज चुप रह गई तो जिंदगी भर ही सुनती रहेगी
और उसने कहा, सही कहा माँ जी आपने, मैं अपने शौक पूरे करने ही तो जाती हूँ, इसीलिए मैं सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ। पहले घर का काम करके जाती हूँ, फिर जॉब करती हूँ और वहाँ से आने के बाद दोबारा घर का काम करने लग जाती हूँ। और आप लोग तो मेरे लिए हर काम आगे से आगे तैयार रखते हो, इसीलिए तो ये सब करने में मुझे भी बहुत ही मज़ा आता है। और वैसे भी औरत का कमाना शौक ही माना जाता है। इतना कहकर रचना अपने कमरे में चली गई। हॉल में खामोशी छा गई और उस खामोशी को संदीप ने तोड़ा। उसने कहा, यह आप गलत कह रही हो माँ। आप भी अच्छी तरह से जानती हो कि हम नेहा की शादी के लिए रुके हुए हैं। पहले उसकी शादी हो जाए, उसके बाद फैमिली प्लान करेंगे। लेकिन हमें सपोर्ट करने की बजाय आप अपनी बहू को ही ताने मार रही हो। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी माँ। कम से कम जो आपका साथ दे रहा है, आप उसका साथ तो दो। अगर रचना और मैं सेल्फिश हो गए तो आप भी अच्छी तरह से जानती हो कि आप लोगों का क्या होगा। और मौसी जी, मैं आपको बता दूं, रचना कोई शौक के लिए नहीं कमाती, वह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस घर के लिए कमाती है, ताकि इस घर के खर्चों की पूर्ति हो सके और मेरी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएं। संदीप की बातें सुनकर दामिनी जी चुप हो गई तो उनकी मौसी जी बोली, दीदी, आप ये सब बहू के साथ गलत कर रही हो। वो दोनों आपकी बेटी के लिए कर रहे हैं और आप उनको ही गलत ठहरा रही हो। वरना आजकल की बहुएं कहाँ अपनी ननद के लिए इतना सोचती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।